हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे प्रेप साथी पर आप सभी का स्वागत है। निबंध लेखन कैसे किया जाए, निबंध लेखन क्या होता है, निबंध को लेकर के आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं सबसे पर्दा उठाऊंगा। 10 मिनट की ये क्लास होगी। इस 10 मिनट में आपको एक तथ्यपरक जानकारी मिलेगी कि निबंध लिखने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, ये कला अगर आप नहीं डेवलप कर सकते तो आप निबंध नहीं लिख सकते। मोटे तौर पर अगर आप समझें तो पहले ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि निबंध दरअसल है क्या। तो निबंध को हम एक विधा के तौर पर देखते हैं। जी हाँ, ये विधा जिसको हम जॉनर कहते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है, जॉनर या जॉनरे कहा जाता है। विधा कहने से क्या तात्पर्य है? क्या निबंध ही एकमात्र विधा है या और भी विधाएं हैं? तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, कविता भी एक विधा होती है, कहानी भी एक विधा के तौर पर देखी जाती है, जानी जाती है, उपन्यास भी एक विधा के तौर पर जाना जाता है, एकाकी भी एक विधा के तौर पर जाना जाता है, यात्रा साहित्य भी एक विधा के तौर पर ही जाना जाता है। ऐसे न जाने कितनी विधाएं हैं, छोटी बड़ी कई प्रकार की। अगर मैं इसे एक कविता के रूप में देखूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातन समय में जब निबंध विधा की शुरुआत मानी जाती है, वैसे तो निबंध विधा की शुरुआत मानतेन से मानी जाती है, यानी कि पहले तौर पर अगर निबंध लिखने की बात करें तो मानतेन के द्वारा लिखा हुआ निबंध प्रसिद्ध निबंध माना जाता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सबसे पहले निबंध लेखन की कला कविता के माध्यम से विकसित की गई थी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कविता में गेयता होती है। गेयता अर्थात इसमें गाए जाने का गुण होता है, और गाए जाने के माध्यम से किसी भी चीज को याद करना, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जब किसी चीज में गेयता बहुत अधिक हो तो उससे उसकी लर्निंग कैपेसिटी और सामने वाले की श्रवण क्षमता विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है, तो अपनी बात को रखना आसान हो जाता है। कम शब्दों में अपनी बात को बहुत आसानी से रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अज्ञेय की कविता, अज्ञेय का एक काव्य देखिए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना विष कहां पाया। तो इस उदाहरण से आपको ये अनुमान हो पाएगा कि कैसे कविता में गेयता के माध्यम से या कविता के अपने हुनर के माध्यम से हम एक निबंध अच्छा लिख पा रहे थे। संस्कृत से निबंध की शुरुआत मानी जाती है, तो उसमें सबसे पहले काव्यों के माध्यम से ही निबंध की शुरुआत हो रही है। हम तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी के एक काव्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मात्र, कि सांप तुम सभ्य तो हो नहीं। यूं समझिए थोड़ी देर के लिए कि अज्ञेय की मुलाकात किसी जंगल में एक सर्प से हुई होगी और वो फन काट के उनके सामने खड़ा हो गया होगा कि मैं तुमको काटना चाहता हूं। उन्होंने कहा होगा कि ठीक है काट लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे कुछ बातचीत कर लो, कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, फिर उसके बाद काट लेना। उन्होंने कहा कि तुम सभ्य तो हो नहीं, सभ्य समाज से भी नहीं आते, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक सवाल पूछेंगे उत्तर दे दो बस। तुम सभ्य तो हो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तुम इतने सभ्य नहीं हो, तुमको नगर में बसना भी नहीं आता, क्योंकि तुम नगरवासियों के बीच में तो रहते नहीं हो। सवाल यही है कि जब तुम नगर में नहीं रहते, तुम में सभ्यता का विकास नहीं हुआ, तो कैसे सीखा डसना? तुम डसना कैसे सीख गए? क्योंकि डसना तो हम नगरवासियों का काम है, तुम कैसे ये काम करने लग गए? क्या यह वर्तमान समाज पर एक तगड़ा प्रहार नहीं है क्या? तो कविता के माध्यम से हम निबंध में लिखी हुई बड़ी 700, 800, 1000 शब्दों की बात को महज 30-40 शब्दों में और बड़े ही प्रचंड रूप में बहुत जबरदस्त कुठाराघात करके कह सकते हैं। ये भी है कि जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो किसी काव्य के माध्यम से शुरुआत करके, दोहे के माध्यम से शुरुआत करके, या शुरुआत न करें तो केंद्र में, मध्य में अथवा अंत में उपसंहार के साथ, निष्कर्ष के साथ इसको जोड़ करके कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश हम करते ही हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि विधा के रूप में कविता किस प्रकार शुरुआती दौर में निबंध लिखने के लिए मदद में आती थी। कहानी भी एक विधा है, निबंध इससे अलग कैसे है?
तो यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि कहानी विधा में या किसी भी अन्य विधा में हमारे पास कुछ चरित्र होते हैं, कुछ पात्र होते हैं। इन पात्रों के माध्यम से हम अपनी बात को बेहद आसानी से रख देते हैं, जबकि निबंध विधा में यह संभावना नहीं बनती, क्योंकि निबंध में हमें केवल एक विषय मिलता है। उस विषय को अपने भाषाई कलेवर में बांधते हुए हमें किसी न किसी रूप में उसे कसते हुए आगे लेकर के बढ़ते चलना होता है। हमारे पास यह ऑप्शन ही नहीं होता कि हम किसी चरित्र का या किसी पात्र का ओट लेकर उसके पर्दे के पीछे छुप करके अपनी बात रख सकें। इसलिए कहानी विधा के माध्यम से अगर हम समझें तो कहानी भी एक विधा भले है, परंतु निबंध विधा उससे बहुत भिन्न और महान विधाओं में से एक है। अब जरा समझिए, जैसे हम अगर यहां पर ईदगाह रचना के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें, जो कि अमूमन आप में से सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित, ध्यान रहे प्रेमचंद्र नाम नहीं है, प्रेमचंद नाम है, तो उनके द्वारा रचित, प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक कहानी है ईदगाह, जिसमें हामिद नाम का एक चरित्र कितना महान बन गया है। आपको जब रचना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हामिद की उम्र महज 7 वर्ष है। 7 वर्ष का जो बालक है, जब उसकी उम्र 3 वर्ष थी तो उसकी माताजी का देहांत हो गया। जब उसकी उम्र 4 वर्ष थी तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। ये पूरी रचना कुछ इस प्रकार से गढ़ी गई है। और 7 वर्ष के हामिद को ये नहीं पता है कि उसके माता पिता का अब देहांत हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे उसकी दादी अमीना ने केवल इतना बता रखा है कि दूर कहीं कमाने गए हैं, जब आएंगे तो ढेर सारे खिलौने लेकर के आएंगे। उसको उसकी दादी के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं। ईद का मेला लगा हुआ है और वहां पर जाकर के उसके दोस्तों के साथ वो चिमटा खरीदता है। उसके दोस्त दुनिया भर के तमाम प्रकार की चीजों को खाने में लिप्त हैं, इंजॉय करने में लिप्त हैं, और वो चिमटा खरीद रहा है। तो यह कहीं ना कहीं से लेखक की अपनी बौद्धिक क्षमता है कि वह उस 7 वर्ष के बालक के भीतर छिप करके वार करता है और चिमटा खरीदवा लेता है। यह एक 7 साल के बालक के बश की बात तो नहीं है कि वो घर में इतनी प्रकार की चीजों को इतनी समझदारी से समझ ले, जिसको ये नहीं पता कि उसके माता पिता का देहावसान हो गया है, लौट के आएंगे तो खिलौना लाएंगे। वह इतना बौद्धिक हो गया है कि अपनी दादी के हाथ जल जाते हैं, इसलिए चिमटा ले आना चाहिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे पास एक ऑप्शन होता है। प्लस यहां पर हमारे पास कहने के लिए अलग अलग चरित्र हैं। अलग अलग चरित्रों के माध्यम से हम अपने पाठक को कहीं ना कहीं से जोड़ करके रख लेते हैं और उसे एक के तार एक बांधते हुए चले जाते हैं, और वो हमारे साथ जुड़ा रहता है और अंत तक हमारे साथ यात्रा करता चलता है। लेकिन निबंध विधा में हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि वह हमारे साथ वहां तक यात्रा करे जहां तक मैं अपने विषय के माध्यम से उसको यात्रा करवाना चाहता हूं। यह ऑप्शन हमारे पास इस विधा में नहीं होता। ठीक यही चीज अगर आप उपन्यास में देखें तो कई प्रकार के चरित्र यहां पर आपको मिलेंगे। सैकड़ों चरित्रों के माध्यम से, सैकड़ों पात्रों के माध्यम से, कथा वस्तु और कथानक के माध्यम से यहां पर लेखक अपनी बात को अलग अलग प्रकार से पुष्ट करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को रचता चला जाता है और पाठक को अपनी दिशा में बहाता हुआ लेकर के निकल पड़ता है। जबकि निबंध विधा में हमारे पास यह ऑप्शन नहीं होता। निबंध विधा इन सभी विधाओं से भिन्न और एक ऐसी विधा है जहां पर ना तो हमारे पास कोई चरित्र होता है, ना तो कोई पात्र होता है, ना तो कोई कथा वस्तु होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात रख लें, ना तो हम इस ऑप्शन के अंतर्गत झांक करके देख पाते हैं कि हम कुछ ऐसी बात कहें जो विषय से भिन्न हो। जबकि अन्य किसी भी विधा में अगर आप उतर के देखें तो ये ऑप्शंस होते हैं कि हम निबंध की लेखनी में भिन्न होते। अगर निबंध से अलग किसी रचना की बात कर रहे होते, कविता, कहानी, उपन्यास, तो उससे हट कर भी कुछ बात रख सकते थे। लेकिन निबंध एक ऐसी विधाओं में आता है जहां पर हमें विषय पर केंद्रित अन्य सभी माध्यमों से, जो भी माध्यम हम चुन सकते हैं, सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए केवल और केवल अपनी इस निबंध के विषय को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, पुष्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम अनेकानेक डायमेंशंस का चुनाव कर सकते हैं। हम इसके लिए बहुत सारे डायमेंशन चुन सकते हैं कि एक निबंध के लेखन में हम
इकोनॉमिकल क्या डायमेंशन चुन सकते हैं, हम पॉलिटिकल क्या डायमेंशन चुन सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में क्या देख सकते हैं, हम इंटरनल रिलेशंस के बारे में क्या देख सकते हैं, हम इसके बारे में पर्यावरणीय स्रोत क्या देख सकते हैं, हम इसके ज्योग्राफिकल एंगल को किस प्रकार से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। इन सभी प्रकार की चीज़ों को जोड़ मरोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके कैसे हम अपने निबंध के इस विषय को सिद्ध करने का प्रयास करें, यही निबंध कहलाता है। उम्मीदन मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि निबंध क्या है, और दरअसल आपके मन में एक, आपके मानस पटल में एक चित्र अंकित कर पाया होऊंगा कि निबंध दरअसल वास्तव में होता क्या है। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि सर अगर हम आरओ की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, या बीईओ की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, या किसी भी राज्य की पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूके पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या हरियाणा पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके लिए निबंध के तौर पर हमें किन किन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी मुख्य परीक्षा में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर मोटे तौर पर आप मेरी बात को समझते चलिएगा, जरा सा मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर मैं आरओ में आपसे बात करने चलूं तो आरओ में भी आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, 120 अंक आपको इसके लिए मिलते हैं, 40-40 नंबर का 3 निबंध आपको आरओ में लिखना है, जिसके लिए 120 नंबर मिलेंगे। और साथ ही इस 120 नंबर में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, जो कि 3 निबंध आपके 600 शब्दों के होते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर आप आ जाएंगे बीईओ में, तो बीईओ में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, खंड क खंड ख, है ना। तो यहां पर आपको 700 शब्दों में निबंध लिखने होते हैं। यहीं पर अगर मैं यूपी पीएससी में आपसे आकर के बात करूं, यूपी पीसीएस में बात करूं, तो यहां पर भी 3 सेक्शन होते हैं, ए बी एन सी। यहां पर भी आपको 50-50 अंक तीनों के लिए दिए जाते हैं, 150 अंक आपको दिया जाता है पूरा ओवरऑल। और यहां पर आपको 700 शब्दों में उतर करके अपनी बात को रखने की आजादी होती है। अब यहां पर 2 प्रकार के बच्चे होंगे, जिनके पास 200-250 शब्दों के बाद उनकी कलम चलना बंद हो जाती होगी, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी कलम 700 शब्दों में अपनी बात रख ही नहीं पाएगी, उनको 1700-1800 शब्द कम पढ़ने लग जाएंगे। तो ये दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग तकलीफ है। एक के पास कंटेंट की कमी है, एक के पास कंटेंट की भरमार है। वो उस भरे हुए कंटेंट को कैसे प्रयोग करते हुए, कम शब्दों में बांधते हुए परीक्षक को अपनी दिशा में बहा करके लेके चले जाना है और पूर्णतः अंक अर्जित कर लेना है, ये कला वो नहीं जानता। और एक ऐसा विद्यार्थी है जो कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहा है कि कितने डायमेंशंस में किन किन बातों को मैं रखूं और वो कलेक्शंस मुझे मिलेंगे कहां से। तो यानी कि अब ये सवाल आता है कि निबंध लेखन के लिए तथ्य कहां से मिलेंगे, कौन सी पुस्तक का सहारा लिया जा सकता है, इसके लिए अभ्यास कैसे किया जाए। इन सब के संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सबसे जरूरी बात है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसमें से सबसे पहली चीज है कि आप संपादकीय पृष्ठों को पढ़ना शुरू करिए। प्रतिदिन का दैनिक जागरण का, गौर से समझ लीजिए, दैनिक जागरण का संपादकीय पृष्ठ पढ़ना शुरू करिए। और ये जो दैनिक जागरण आप पढ़ेंगे, ये दैनिक जागरण कहां से संबंधित होना चाहिए, तो ये दैनिक जागरण आपका राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। अगर ये आपके शहर में आने वाला कोई अखबार है तो ये किसी काम का नहीं है, इतना महत्वपूर्ण आपके लिए साबित नहीं हो पाएगा। आप राष्ट्रीय संस्करण पढ़िएगा, इससे ही आपको काम मिलेगा। राष्ट्रीय संस्करण प्रतिदिन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो विवेक सर ऑफिशियल के नाम से हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप नाम से ना सर्च कर पा रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर प्रतिदिन सुबह हम इसका राष्ट्रीय संस्करण डालते हैं और इसका पृष्ठ संख्या 8 आपको अवश्य पढ़ना है। इसी में आपको किसी न किसी मुद्दे पर किसी न किसी महनीय व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई लेख आपको जरूर लिख करके दिया जाता है। आपको इन लेख को पढ़ना है और इसके लिखने के तरीके, मतलब कि जो लेख आप पढ़ेंगे इसमें क्या समझें, तो इनसे आप शैली विकसित करिए, इनसे आप भाषाई विकास और अधिगम पर थोड़ा सा उतरिए। इनसे आप देखिए कि इन्होंने कंटेंट को किस प्रकार से पिरोने का प्रयास किया है, उसको कैसे अपने भाषा में लिख करके अपनी बात को मनवाने के लिए एक स्तंभकार के रूप में अपने आप को यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास इन्होंने किस प्रकार से किया है, ये आप थोड़ा सा समझ जाएं तो आपका काम बन सकता है।
थोड़ा और आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे संपादकीय विश्लेषणात्मक समाचार पत्र पढ़िएगा। किसी चीज का विश्लेषण जहां पर किया गया हो, किसी चीज के बारे में बताया गया हो, जैसे एआई के बारे में, जैसे अभी हाल फिलहाल में मामला चल रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है, इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा, इसका किन किन विषयों पर हम उल्लेख कर सकते हैं, जरा सा इसको समझने का प्रयास करिए। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड में एक त्रासदी का दौर देखने को मिला, जहां पर बादल फट गया, कितना नुकसान हुआ, तो इसको आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे यूपी पीसीएस के पिछले पैटर्न्स की बात करें तो जहां पर पूछा गया था श्रीलंका के मामले के बारे में, तो श्रीलंका एक वही स्थान है जहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो इकोनॉमी इतनी रस्ट कंडीशन में चल रही थी कि इस समय 5 किलो आटे के लिए बीमार हो जा रही है। स्थितियां कुछ इस प्रकार की, लोग भुखमरी की कगार पर चले गए। तो आप समझिए कि कैसे श्रीलंका की स्थिति को आप आकलन कर पाते हैं। तो वहां की राजनीति पर पहला देखिए कि राजनीति अगर रस्ट हो गई है तो किस प्रकार उस राज्य पर, उस देश पर प्रहार करती है। दूसरा, फिर वहां की इकोनॉमी, तो इकोनॉमी खराब हो रही है तो क्यों हो रही है, पहले पता करिए कि उस जगह की इकोनॉमी चलती किन किन चीजों से थी। तो पता चला कि भैया वहां की इकोनॉमी चलती थी चाय पत्ती से, वहां की इकोनॉमी चलती थी टायर बेच करके, वहां की इकोनॉमी चलती थी जब लोग यात्राएं करने आते थे उनके यहाँ टूरिज्म से। जब ये तीनों चीजें ध्वस्त हो गई कोरोना के दौर में, वहां पे टायर बिकना बंद हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में बंद थे, और दूसरा यात्राएं बंद हो गई क्योंकि वहां पर धीरे धीरे लूटपाट बढ़ने लग गई, क्योंकि लोग गरीब रहेंगे तो लूटपाट बढ़ेगी। और देखते देखते पता चला कि लोगों ने अब कोरोना के दौर में चाय पीना बंद कर दिया है, अब लोग क्या है ग्रीन टी पीने लग गए हैं, अब लोग जो है काढ़ा पीने लग गए हैं, वो भारत के पास था। तो ये सारी चीजें वहां पर खराब, पॉलिटिकल एंगल आपने देख लिया। ऐसे ऐसे आपको चीजों के तथ्यपरक अध्ययन करने पड़ेंगे ताकि आप किसी कॉन्टेक्स्ट के हर उस पहलू को समझने का प्रयास करें जिस पहलू को वहां पर होना चाहिए था, परंतु आपसे वो अछूता रह गया, आपने उसको टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? या तो आपके पास निबंध लेखन की कला विकसित नहीं थी, या तो आपके पास उतना कॉन्टेक्स्ट ही नहीं थे, इसलिए नहीं विकसित हो पाया। ये कॉन्टेक्स्ट आपको कैसे मिलेंगे? तो जब आप रोजाना समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, लेख को पढ़ेंगे, प्रमुख रिपोर्ट्स जरूर पढ़िए। ये रिपोर्ट्स नीति आयोग के हो सकते हैं, यूएनडीपी के हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई रिपोर्ट दिया जा सकता है, इकोनॉमिकल सर्वे हो सकता है। आप इसके लिए जरूर तैयार रहिए। अगर आप इन चीजों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारते हैं, प्रतिदिन इसको देखते हैं, प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन होता है, यानी इसके बिना नींद नहीं आनी चाहिए। ये आपको देखना है, पढ़ना है, करना है तो मतलब करना है, सिंपल सी बात है। ये रिपोर्ट्स, ये डेटाज तैयार करते चलिए। जैसे रिपोर्ट्स का क्या मतलब होता है? 2030 तक भारत ये कर लेगा, 2050 तक भारत ये कर लेगा, आज की स्थिति ये है, चावल का भी आयात इतना हो रहा है, निर्यात इतना हो रहा है, चावल की खेती अभी इतनी हो रही है। एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है डेटास की, हर तरह से। आप डेटा कलेक्शन नहीं करेंगे तो डेटा दे नहीं पाएंगे। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि निबंध लेखन केवल और केवल डेटा का खेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा कम हो चलेगा लेकिन डेटा होगा ही नहीं, तो आप अपनी बात को कैसे तार्किकता से सिद्ध कर पाएंगे? तब तर्क की जगह आप मनमानी बातें और कुतर्क पर उतरेंगे। इसलिए इससे बचते हुए आपको तार्किक बातें करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, ये रिपोर्ट्स होनी चाहिए जिनके माध्यम से आप अपनी बात कर पाएं। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके लिए आप संपादकीय पृष्ठ का सहारा लीजिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण देखिए, कुछ अंग्रेजी अखबार जैसे द हिंदू। अगर आप कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती तो थोड़ी बहुत समझने का प्रयास करते हुए उसको देखने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बेशक आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, आजकल एआई इतने टूल्स आ चुके हैं, आप उसको स्कैन करिए, स्कैन करके उसका हिंदी रूपांतरण देखने का प्रयास करिए, डेटा की समझ विकसित करिए। ठीक है, किसी भी मामले का आपके विषय पर, आपके अध्ययन पर क्या प्रभाव है, जरूर उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी मामला अगर घटित हो रहा है, करंट अफेयर का कोई मामला है, तो उसका आपके विषय से कैसे जुड़ाव बनता है, यह जुड़ाव आप खुद तय करते हुए उसका एक शॉर्ट नोट्स, की नोट्स बनाइए, बनाते चलिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताऊं कि आपको कम से कम 2 मैगजीन अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए हर माह पढ़ने के लिए। वैसे तो 3 मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, 2 से शुरुआत आप करिए। आप योजना, कुरुक्षेत्र और जो है क्रॉनिकल, इन तीनों में से कोई एक मैगजीन उठाइए, शुरुआत करिए। और किसी भी तथ्य की जहां पर वन लाइनर बात ना की गई हो, यह मामला चर्चा में क्यों है, इसका भारत पर क्या प्रभाव है, भारत पर प्रभाव होने के साथ साथ इस पर भारत इससे उभरेगा कैसे, और आपके विषय से इसके जुड़ाव को आप खुद ही तय कर पाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं तो।
चलिए, तो इतने से आपको मदद मिल जाएगी निबंध लेखन में। साथ ही सामान्य अध्ययन अगर आपका कमजोर रहेगा, नहीं जानते रहेंगे, तो भी आप कमजोर पड़ेंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि सटीक तथ्य आपको यहीं से मिलेंगे। आप अपने तर्क को यहीं से सिद्ध करते हुए सामने रखेंगे। जैसे कि एक प्रश्न आया हुआ है कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते। जरा सा मतलब एक सवाल सुनिए कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते। अब कह रहे हैं केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो अगर मैंने आपसे कहा कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रश्न आपसे क्या मांग कर रहा है? तो पहले तो जब आप अभ्यास में उतरेंगे और अभ्यास में उतर करके आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो ये कीवर्ड्स तो मैं आपको कराऊंगा, आप हमारी बैच में जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अब यहां पर देखिए एक छोटा सा शब्द है केवल। यही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि केवल राजनीतिक अधिकार मतलब महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के आधार पर ही मात्र इनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अर्थात विषय इस बात की मांग करता है कि महिलाओं को इस राजनीतिक अधिकार के अलावा भी और कुछ चीजें प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि इनकी स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके। सर वो कौन कौन से अधिकार हैं? जैसे ये बात बिल्कुल ऐसी है कि केवल रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो रोटी के अलावा मुझे कुछ और भी चाहिए। मैं चावल भी खाना चाहता हूं, मैं भिन्न प्रकार की सब्जियां भी खाना चाहता हूं, मैं कुछ जूस भी पीना चाहता हूं, इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो आप इस बात को समझते चलिए कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इसी बात को अगर मैं बदल करके ऐसे कह दूं कि राजनीतिक अधिकार ही महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, अब आपके विषय की डिमांड बदल गई। तो आपको जब आप निबंध लेखन करने चलें तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डिमांड ऑफ द टॉपिक पता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट के डिमांड को ही नहीं समझ पाते हैं, तो अगर आप उसके डिमांड को नहीं समझते तो आप अच्छा निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि आपके निबंध में डिमांड की सप्लाई होती हुई दिखनी चाहिए। करेक्ट? तो ये पहली शर्त है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, और अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को भी अगर आप निबंध लेखन में शामिल करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत अनुभव से आप अपनी जो सामाजिक पकड़ है वो परीक्षक के सामने रख पाते हैं और शब्द सीमा भी पूरी करने में आपको काफी मदद मिलती है। तो ये जो व्यक्तिगत अनुभव है, आसपास की कुछ घटनाएं हैं, आसपास की घट रही घटनाओं के आधार पर, जैसे आपसे यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था महानगरों में वृद्धों की समस्या। अब महानगरों में वृद्धों की समस्याओं को लेकर के अगर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साथ ही साथ साझा करते चलें, आसपास में घटने वाली कुछ घटनाओं को भी लेते चलें ताकि समस्या को दिखा पाएं, और उस समस्या के संदर्भ में भारत सरकार की कोई योजना है, राज्य सरकार की कोई योजना है, कोई व्यवस्था है, या आपके मन में कुछ है कि अगर ऐसा हो जाए तो काफी मदद मिलेगी। तो कुछ देखिए, हमेशा निबंध में समस्या ही नहीं पेश करते रहना है, समस्या के साथ साथ उसका समाधान पेश करते चलने पर आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। यानी कि समस्या केंद्रित न रहिए, समस्या के साथ समाधान केंद्रित बनिए। हमेशा निबंध को पॉजिटिव ऑरे से लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी राज्य के पीएससी में इतनी चीजें जो निबंध के तौर पर, तो निबंध तो देखिए आप चाहे तो यूपीपीसीएस की बात कर लीजिए तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आरओ की बात कर लीजिए तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बीईओ की बात कर लीजिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप बीपीएससी की बात कर लीजिए, बिहार पीएससी की, तब भी पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ये मैं बिहार पीएससी शिक्षक भर्ती वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बिहार पीएससी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बिहार राज्य जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है। आप एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, ठीक है, आप चाहे तो हरियाणा पीएससी की बात कर लीजिए। हर जगह पर निबंध का अपना एक अलग ऑरा है, अलग बोलबाला है। आपका ये वीडियो इसीलिए था कि आप निबंध में कलेक्शन कहां से लेंगे, कंटेंट कैसे ले आएंगे। अगर आप निबंध के लिए जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, निबंध के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, इस नंबर पर आप कमेंट, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये बता सकते हैं कि आप निबंध के लिए जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप इच्छुक हैं तो निबंध के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी पूरी मदद की जाएगी निबंध के संदर्भ में, बस आप हमें बता दीजिएगा कि आप निबंध के लिए हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं। 8318899608 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको हमारे द्वारा एक
मैसेज प्राप्त होगा जिसमें पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। इस नंबर पर संपर्क करिएगा। निबंध के लिए आपको सबसे पहले तो रोजाना प्रैक्टिस यानी अभ्यास की व्यवस्था की जाएगी, हमारे द्वारा अभ्यास की व्यवस्था की जाएगी, कॉपी चेक करने की व्यवस्था की जाएगी जिससे आपको पता चले कि आपकी समस्याओं का निदान क्या हो सकता है। साथ ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि निबंध के लिए ये कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके संबंध में जो पूरे के पूरे पेपर के पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं अकेले ही सारा चीज करूंगा। तो आपको इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कर देना है, निबंध एडमिशन करके अपना नाम, कौन सी परीक्षा के लिए आप आगे आ रहे हैं, आरओ के लिए, बीईओ के लिए, या किस राज्य की पीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं विशेषता, उन सब को लेकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। 4 बातें जरूर बताइएगा, आपका नाम क्या है, साथ ही आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 बातें आप बताइएगा। क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बात लिख करके भेज दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपने प्यारे से 2 लाइन जरूर लिखिए। आपकी मदद हम ऐसे ही चैनल पर करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका भाई विवेक पांडे, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है।